Hi guys, this is Monica and in this video we will further read about the female reproductive organ of angiosperm. Female reproductive organ is the pistil and megasporangium. We will study about megasporangium. अब megasporangium को ओव्यूल भी बोलते हैं. अब पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है कि मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं या एम्ब्रियोसेक को बोलते हैं. तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि मेगास्पोरेंजियम होता है, ओव्यूल को बोला जाता है. एंड फिर आप पढ़ेंगे एम्ब्रियोसेक के बारे में. द गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. द गायनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल. अब एक गायनोशियम के अंदर क्या है, एक सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है जिसे हम मोनोकार्पेलरी गायनोशियम बोलेंगे, और मैनी पिस्टल्स भी हो सकते हैं, मोर देन वन पिस्टल, दैट इज ए मल्टी कार्पेलरी कंडीशन. When there are more than one carpel or pistil, they may be fused together. आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं, वो एक सिन कार्पस कंडीशन होगी. और अगर वो फ्री है, फ्यूज नहीं है, तो वो कंडीशन होगी एपोकार्पस. ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट. अब पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जो स्टिग्मा जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है ताकि प्लेटफॉर्म आकर वहां पोलन ग्रेन आकर वहां पे लैंड कर सकें. और जो स्टाइल है इज ए इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा. स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है स्टाइल, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब होती है, वो ओवरी के अंदर जाकर एंटर करती है. एंड द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी. और जो बल्ज्ड पार्ट है वो ओवरी है. इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी. अब ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम है लोक्यूल. ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल बोलते हैं. द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द लोक्यूल. लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी के अंदर ही प्लेसेंटा होता है, और वहां पे हम डिफरेंट तरह के प्लेसेंटेशन को देख सकते हैं अलग अलग फ्लावर्स के अंदर. अब यहाँ से रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि ओवेरियन कैविटी को दूसरा नाम क्या है, लोक्यूल बोलते हैं. बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल क्या है, ओवरी है. इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, नहीं सॉरी स्टाइल है. और सर्विंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह कौन सर्व करता है, वो स्टिग्मा सर्व करता है. तो ऐसे ही बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमें ये अलग अलग डायग्राम्स दिखा रखे हैं, जैसे कि एक हिबिस्कस, ये पहला डायग्राम है. जैसे ए पार्ट, ये क्या है, ए डायसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल. ये हमें हिबिस्कस का फ्लावर दिखा रखा है. और बी कंडीशन क्या है, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर. अब एग्जाम्पल में क्या पूछते हैं, अब ये तो है हिबिस्कस का, ये है हमें दिखा रखा है सिन कार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर. अब पेपावर प्लांट के अंदर क्या है, सिन कार्पस कंडीशन मिलती है, मतलब मैनी कार्पल्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे पेपावर में. और मैनी कार्पल मतलब मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पिस्टिल इन पेपावर. ये हो गया सिन कार्पस पिस्टिल का एग्जांपल. और अब क्या है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, मतलब कार्पल्स जो होंगे वो फ्री होंगे, वो कंडीशन हमें माइकेलिया के अंदर देखने को मिलती है. ये कंडीशन है माइकेलिया की कंडीशन. दिस इज ए माइकेलिया. माइकेलिया का हमें ये गाइनोशियम दिखा रखा है जिसमें एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है. और ये हमारा एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है. एनाट्रोपस जो मतलब 180 डिग्री पर टिल्टेड है, 180 डिग्री का एंगल है, मतलब जो हमारा हाइलम है और चेलेजल पोल है और जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे देखो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल शो कर रखा है. अब ये देखते हैं, ये हिबिस्कस का प्लांट, हिबिस्कस का जो हमें पिस्टिल दिखा रखा है, इसमें क्या ये वाले पार्ट हैं, ये सारे मल्टीपल स्टिग्मा. एक सिंगल स्टाइल है लेकिन स्टिग्मा है, दे आर मैनी इन नंबर. और ये ओवरी वाला रीजन हो गया और ये थैलेमस हो गया, ये हिबिस्कस हो गया. अब ये वाली हमें मल्टी कार्पेलरी कंडीशन दिखा रखी है सिन कार्पस, क्योंकि ये सारे जो कार्पेल्स हैं आपस में देखो बिल्कुल अच्छे से फ्यूज हो चुके हैं. ये सारे अलग अलग के ये स्टिग्मा दिखा रखे हैं और ये सारा रीजन फ्यूज हो चुका है, इसलिए ये सिन कार्पस कंडीशन है जो पेपावर में हमें देखने को मिलती है. अब यहाँ पे ये अलग अलग कार्पेल्स हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं, तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन हो गई. ये है माइकेलिया में. अब पेपर में क्वेश्चन आएगा माइकेलिया में सिन कार्पस कंडीशन है या एपोकार्पस कंडीशन है, तो माइकेलिया में है एपोकार्पस कंडीशन और पेपावर में कैसी कंडीशन है, सिन कार्पस कंडीशन है. अब जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, अब एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से पढ़ना है.
ये देखो, जहां से अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा होगी और प्लेसेंटा का जो रिज होगा उसके ऊपर ये ओव्यूल होएगा और ये बाद में फर्दर किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ओव्यूल है जिसके थ्रू वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, वो क्या होगा, वो वाला रीजन होगा फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के आगे जो फ्यूनिकल, ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गया फ्यूनिकल, ये वाला रीजन। और जो हाइलम क्या है, हाइलम एक ऐसा रीजन है जहां पे फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के साथ यहाँ पे फ्यूज कर रहा है। ये वाला फ्यूनिकल रीजन है, ये वाला ओव्यूल है, ये यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, वो हो गया हाइलम। और अब ये हमें दिखा रखा है टिपिकल ओव्यूल, और इसका एक तो एंड है ये वाला है चेलेजल पोल हो गया, और एक यहाँ पे जो एंड है वो हो गया माइक्रोपाइलर पोल। क्योंकि इधर क्या होता है, ये एक आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये एक इनर इंटेग्यूमेंट है, और अंदर क्या है, न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक है। अब न्यूसेलस का काम क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है एम्ब्रियोसेक को या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बाहर वाली साइड क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये है इनर इंटेग्यूमेंट, दोनों इंटेग्यूमेंट्स क्या है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, जो न्यू सेलस का रीजन, एक ऐसा रीजन जहां पे इंटेग्यूमेंट पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं, वहां पे थोड़ी ओपनिंग होती है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। और ये पॉइंट जो है इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और इस माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल का जो साइंटिफिक नेम है वो मेगास्पोरेंजियम है। ये यहाँ पे शो भी कर रखा है, देखो, मेगास्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज ओव्यूल। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में भी 1 भी हो सकता है और मैनी भी हो सकते हैं। अब हमने देखा है जैसे मैंगो है, मैंगो के अंदर सिंगल सीड होता है, तो वो एक सिंगल ओव्यूल है उसके अंदर, मतलब क्योंकि ओव्यूल ही तो फर्दर जाके सीड में डेवलप होता है। लेकिन जैसे वाटरमेलन है, पपाया है, ऑर्किड्स है, उनमें मैनी सीड्स होते हैं, तो क्योंकि उनमें मैनी ओव्यूलर कंडीशन होती है, उनमें मैनी ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं, वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर सिंगल ओव्यूल, पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स के अंदर मल्टीपल ओव्यूलर कंडीशन। अब हम पढ़ते हैं ओव्यूल के बारे में। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो थोड़ा समझ आ गया होगा। अब मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। जैसे द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टोक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब ये वाली जो स्टोक थी, ये वाला स्टोक, ये क्या है, फ्यूनिकल है, जिसके थ्रू वो प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल है वो अटैच है। इस स्टोक को बोलते हैं फ्यूनिकल। अब द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के साथ जिस रीजन में वो फ्यूज करती है ओव्यूल की बॉडी, वो क्या है, हाइलम है। जैसे ये है ओव्यूल की बॉडी, और ये वाला रीजन हो गया फ्यूनिकल, और यहाँ पे बीच में ये वाला रीजन क्या हो गया, ये हो गया हाइलम। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। Thus, hilum represents the junction between funicle and ovule. Each ovule has 1 or 2 protective envelopes होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, जो हमने अभी देखे हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। जैसे ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये वाला क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट है। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए। इंटेग्यूमेंट्स encircle the nucellus except at the tip where a small opening called micropyle is organized, and opposite the micropylar end is the chalaza and representing the basal part of the ovule. अब ये क्वेश्चन आता है, chalaza representing the basal part of the ovule, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Enclosed within the integument is a mass of cells called nucellus. अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये इंटेग्यूमेंट था, आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, इनके अंदर ये क्या है, यहाँ पे न्यूसेलस है, मास ऑफ सेल न्यूसेलस, एंड उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक होता है। तो ये न्यूसेलस क्या करता है, सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, इनमें क्या होता है, बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं। एंड लोकेटेड इन द न्यूसेलस, जो एम्ब्रियोसेक होता है उसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और उसको ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना कि फीमेल गैमेटोफाइट को ओव्यूल बोलते हैं। ये सारी जो टिपिकल टर्म्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल क्रॉस मैच के क्वेश्चंस आते हैं इनसे। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। एक ओव्यूल के अंदर जनरली क्या होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो एक मेगास्पोर से बनता है। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं, मतलब मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस।
ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है कि जो एक माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर, माइक्रोपाइलर रीजन मतलब जो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ था उधर माइक्रोपाइलर रीजन था, वहां पे डिफरेंशिएट होती है एक सिंगल एमएमसी। जो न्यू सेल्स होता है उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं। अब जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पर क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है। जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड दिखा रखा है और यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी एक इसने जूम करके हमें मेगास्पोर मदर सेल दिखा दी, ठीक है। और बाहर वाला रीजन तो हमें पता ही है कि न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है ना। तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका डायग्राम हमें दिखा रखा है। अब क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं और जिसकी वजह से फाइनली हमारा एम्ब्रियोसेक बनता है, जैसे ये। अब सबसे पहले अब हम थ्योरी से पहले समझने की कोशिश करते हैं। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो उसके अंदर क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जैसे ये इसका साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है और एक लार्ज न्यूक्लियस है इसके अंदर। एंड द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अब एमएमसी जो होती है मेगास्पोर मदर सेल वो 2n होती है उसकी प्लोइडी लेवल, इसलिए उसका क्या होता है, मियोटिक डिवीजन के अंडर हो जाती है वो। एंड मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स। और उस मियोसिस की वजह से क्या बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। फीमेल गेमिटोफाइट, अ फीमेल गेमिटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक। इन ए मेजोरिटी ऑफ flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. अब देखो हमने जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था उसमें जब एक एमएमसी मियोसिस से डिवाइड करती थी तो 4 माइक्रोस्पोर बने थे और वो चारों फर्दर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहती है और बाकी की 3 होती हैं वो डीजेनरेट कर जाती हैं। इसलिए ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट में, वही आगे फर्दर डेवलप होती है एम्ब्रियोसैक में। एंड दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब मैं बताती हूँ दोबारा आपको, जैसे कि न्यू सेलस था, न्यू सेलस के अंदर थी मेगास्पोर मदर सेल जिसकी प्लोडी लेवल थी 2n। उसने मियोसिस से डिवीजन की और 4 मेगास्पोर्स बना ली, 4 मेगास्पोर्स बन गए। अब उनमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गए और एक बचा फंक्शनल। वो फंक्शनल क्या करेगा, फर्दर डिविजन्स करेगा वाया माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं वो, और एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा। और अब एक फंक्शनल है तो इसको, ऐसी डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पॉलीस्पोरिक डेवलपमेंट देखने को मिलती है। And let us study the formation of the embryo sac in a little more detail. The nucleus of the functional megaspore, अब जो फंक्शनल बचा, 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा था, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, क्योंकि अब वो उसमें मियोसिस से सिर्फ एन कंडीशन है इसलिए वो माइटोसिस से डिवाइड कर सकता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू दी अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। एक माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जाता है, एक चेलेजल पोल की तरफ जाता है, ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं एंड फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बन गया। एंड 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। अब ये 2 जो न्यूक्लियस बने थे इनमें माइटोटिक डिवीजन हो गए तो 2 से 4 बनेंगे और 4 के अंदर माइटोटिक डिवीजन होने से 8 न्यूक्लियर स्टेज आ जाएगी। एंड इट इज interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear होती हैं, that is nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation। सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस बनते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं, उनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन जब 8 न्यूक्लिएट की स्टेज हो जाती है तब सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसैक। जैसे हम अब इसके अंदर देखेंगे, ये एम्ब्रियोसैक का डायग्राम दिखा रखा है हमें, जैसे ये वाला डायग्राम है, इसके अंदर क्या है, अब टोटल हमारे पास कितनी सेल बन गई थी, 8 सेल बन गई थी। 8 में से 3 सेल्स होती हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे आ जाती हैं, जिनमें से 2 सेल्स तो कौन सी हैं, सिनर्जिड्स हैं, और एक सेल कौन सी है जो इनके पीछे है, वो है एग। और बीच में हमारे क्या है, सेल साइटोप्लाज्म में पोलर न्यूक्लियाई है जिसे हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और
चेलेजल एंड की तरफ क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं और सभी सेल्स की फ्लूइडी लेवल क्या है, n। अब सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या होता है, कुछ फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, ये सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं। ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करता है, जो पोलन ट्यूब आ रही होती है, जैसे हम गेस करते हैं, जैसे कि ये हमारा इधर ऊपर की ओर क्या होगा, स्टिग्मा होगा, नीचे स्टाइल होगा, और ये हमारा ओव्यूल था और उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक था। तो जो स्टाइल के थ्रू और स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू वो पोलन ट्यूब आ रही होगी, वो हमारी ऐसे माइक्रोपाइलर एंड के पास आएगी और फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू सिनर्जिड्स में एंटर करेगी और बाद में वो एग से फ्यूज करेगी और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगी, जिससे एग से फ्यूज करने पे क्या बनेगा, एक जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि एग है एन और जो मेल गैमेट, क्योंकि जेनेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना चुकी होती है, एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज करता है, जिससे 2n कंडीशन बन जाती है, और एक मेल गैमेट ये 2 पोलर न्यूक्लियर हैं इनके साथ फ्यूज करता है और यहाँ पे 3n कंडीशन बनती है। एग के साथ फ्यूज करने पे जो जाइगोट बनता है वो होता है 2n और पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करने पे जो बनता है उसकी फ्लूइडी लेवल होती है 3n। ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे ना जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स का ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये वैक्यूल दिखा रखा है हमें, ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर है ना दोनों ओवल से, ये क्या है, वैक्यूल है। अब सिनर्जिड्स के अंदर क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है कि सिनर्जिड्स का जो वैक्यूल है वो किस तरफ है, वो चेलेजल एंड की तरफ है। ये देखो इधर चेलेजल एंड है, न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है और जो वैक्यूल है वो किधर है, वो चेलेजल एंड की तरफ है। लेकिन जस्ट अपोजिट एग के अंदर क्या है, हमें इधर क्या दिख रहा है, इधर एग के अंदर हमें इधर न्यूक्लियस दिख रहा है, तो न्यूक्लियस इसका किधर है, चेलेजल एंड की तरफ है और एग का वैक्यूल है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एंटीपोडल्स में कोई भी वैक्यूल हमें नहीं दिख रहे। ठीक है। अब जैसे ये देखो मेगास्पोर मदर सेल थी, इसके अंदर डिवीजन हुआ, 4 सेल्स बनी, 4 में से 3 तो डीजेनरेट हो जाएंगी और जो एक बचेगी वो माइटोसिस से 2 सेल बनाएंगी, फिर 2 माइटोटिक डिवीजन से 4, 4 से फिर 8 और फिर वो ऑर्गेनाइज होंगी 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 चेलेजल एंड की तरफ और 2 सेंट्रल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियर, सॉरी सेंट्रल सेल, एक बीच में सेंट्रल सेल होगी और उसके अंदर क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियर होंगे। ये डायग्राम अभी आपने जस्ट अभी किया है। अब इनकी फ्लूइडी लेवल की बात करें, न्यू सेलेस की फ्लूइडी लेवल, एमएमसी की, फंक्शनल मेगास्पोर की, फीमेल गेमेटोफाइट की, इनकी फ्लूइडी लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे न्यू सेलेस की फ्लूइडी लेवल कितना होएगा, न्यू सेलेस की आई थिंक 2n होएगी और फंक्शनल मेगास्पोर की कितनी, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की होगी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा उसकी n होगी और जो फीमेल गेमेटोफाइट होगा, फीमेल गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियोसैक हो गया, एम्ब्रियोसैक की फ्लूइडी लेवल, एम्ब्रियोसैक के अंदर तो अब 2 कंडीशंस हैं, अगर प्री फ्यूजन से पहले अगर फ्यूजन ना हुई हो, जैसे मेल गैमेट्स अभी तक ना आए हो, तब तो उसकी सभी सेल्स क्या हैं, n है, तो हम इसको n बोलेंगे और बाद में तो वैसे भी जाइगोट बन जाएगा तो उसकी 2n होगी और जो ट्रिपल फ्यूजन होगी उससे जो एंडोस्पर्म बनेगा उसकी फ्लूइडी लेवल क्या होगी, 3n होगी। ठीक है। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which give जो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, 2 न्यूक्लियस कंडीशन, वो 2 से 4, 4 से 8, ये हमने पढ़ लिया। और ये माइटोटिक डिविजन्स क्या होती हैं, फ्री न्यूक्लियर होती हैं, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। उनके तुरंत जैसे ही डिवीजन होती है उसके तुरंत बाद ही सेल वॉल नहीं बनती हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियेट स्टेज आने के बाद क्या है, सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। Observe the distribution of cells inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei, अब देखो जो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं और 3 एक एग और 2 सिनर्जिड्स, ये टोटल 3, इनके बार बार क्या होता है कि सेल वॉल्स आ जाती हैं, तो 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei क्या हैं, वो बिल्कुल सेंटर के अंदर रहते हैं, उन्हें पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं एंड वो सेंट्रल सेल में होते हैं। अब क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पोलर न्यूक्लियस आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। अब ये बिलो है एग एपरेटस के, जैसे अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये है, ये हमारा एग एपरेटस है और जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है। इसमें जैसे अब ये वाला डायग्राम अगर हम देखें तो एग एपरेटस ये वाला है, इधर वाले रीजन को हम एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स आते हैं और एक एग सेल आती है, इसके बिलो ये क्या है, हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, लेकिन रियल डायग्राम ऐसा कुछ होता है, दिस इज रियल।
अब यहाँ से क्वेश्चन में आता है, ये अबव करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए कीप इन माइंड इट इज बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल. देयर इज a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end and वो बनाएंगी एग apparatus. अब देखो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग apparatus. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एग apparatus में क्या है, 2 synergids और एक एग सेल हो गई और सभी की प्लोरिटी लेवल n. The synergids have special cellular thickenings at the micropylar tip called the filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into the synergid. And 3 cells are at the chalazal end पे होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, antipodals. तो antipodals कहाँ पे लाई करते हैं, chalazal end पे लाई करते हैं, ठीक है. The large central cell, as mentioned earlier, has 2 pollen nuclei होते हैं उसके अंदर. Thus, a typical angiosperm के embryo sac के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन 7 सेल्स होती हैं और जिनमें से 6 सेल्स के अराउंड सेल वॉल होती है. 3 इधर ऊपर की ओर होंगी, 3 होंगी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होंगी. तो ये 6 सेल्स के बाहर तो क्या होगा, सेल वॉल हो जाएगी. और अगर उनके बार बार सेल वॉल हो गई तो ऑटोमेटिकली जो सेंट्रल सेल है वो बीच में होगी और इसलिए 7 सेल कंडीशन होगी. एंड न्यूक्लियस कितने हो गए, 8, क्योंकि पोलर न्यूक्लियर होते हैं, दे आर 2 इन नंबर. अब हम पढ़ते हैं चलो पोलिनेशन. पोलिनेशन में क्या होता है, यू हैव लर्न दैट मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लोवरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन ग्रेन में बनते हैं मेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक में बनता है फीमेल गैमेट. ठीक है, क्योंकि एग सेल है वो एक तरह का फीमेल गैमेट ही है. एग सेल जो हमने अभी देखी है जो एम्ब्रियो सैक के अंदर थी सिनर्जिड्स के साथ, वो क्या है, एक फीमेल गैमेट है. एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो मेल गैमेट है वो एक तरह से इमोटाइल ही तो है. एंड पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब उसको उसकी मोबिलाइजेशन में हेल्प करती हैं, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं. और फीमेल गैमेट तो वैसे भी स्टेबल है. पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. जब उन दोनों को फ्यूज कराना हो तो उसके लिए हमें पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स that is shed from the anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. अब अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है, जैसे कई वाटर पोलिनेशन, कई विंड पोलिनेशन, कई इंसेक्ट पोलिनेशन करते हैं, वो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग होता है. दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पोलिनेशन. अब काइंड्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं. काइंड्स ऑफ पोलिनेशन में आता है, ये डिपेंड करता है सोर्स ऑफ पोलन. पोलन कहाँ से आया, मतलब एक वाटर के अंदर अगर एक प्लांट है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली कंडीशन है कि वहां पे वाटर पोलिनेशन हो. बिल्कुल ड्राई कंडीशंस में वहां पे एयर पोलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो कहाँ से पोलन कौन से प्लांट का है उस पर डिपेंड करता है. अब पढ़ते हैं सबसे पहले ओटोगेमी की. ओटोगेमी में क्या होता है, इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर. एक सेम फ्लावर के अंदर क्या है, जैसे हमने स्वीट पोटैटो का एग्जांपल पढ़ा था, उसमें क्या है, मेल और फीमेल जो दोनों ऑर्गन सेक्सुअल ऑर्गन्स है, मींस स्टेमेन एंड कार्पेल, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. इसलिए जैसे ही वहां से स्टेमन से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, वो स्टिग्मा पे आके लाई कर सकते हैं. इससे बोलते हैं ओटोगेमी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर विद इन द सेम फ्लावर, दैट इज ओटोगेमी. इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स, जो खुला हुआ फ्लावर है उसके अंदर, जिसके अंदर क्या है, एक्सपोज कर रखा है उसने एंथर और स्टिग्मा को, कंप्लीट ओटोगेमी इज रेदर रेयर. वहां पे ओटोगेमी, कंप्लीट ओटोगेमी होना रेयर कंडीशन है, क्योंकि ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि जो स्टिग्मा है वो उसकी हाइट ऊंची है एज कंपेयर टू स्टेमन. तो जो एंथर से जैसे ही वो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो स्टिग्मा पे तो नहीं आ सकते ना. तो इसलिए कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि ओटोगेमी इनमें रेयर देखने को मिलती है, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं. और ओपन के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का शेड होंगे तो वो जस्ट एयर में रिलीज होंगे, तो एयर से लॉस होने का भी चांस है एयर करंट्स के थ्रू. ओटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. इसलिए बिल्कुल एक टाइम पे अगर होंगे तो ज्यादा चांस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए. इसलिए सिंक्रोनी होनी चाहिए बिटवीन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इन सच ओपन फ्लावर्स. द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड lie close to each other so that self pollination can occur. अब कुछ प्लांट्स क्या हैं, जैसे कि वियोला, जिसे कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना, ये तीनों एग्जांपल. इनके अंदर क्या होता है, 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं. कुछ होते हैं चेस्नोगेमस फ्लावर और कुछ होते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर. चेस्नोगेमस जो नॉर्मल फ्लावर होते हैं, जैसे ओपन होते हैं, उनके पेटल्स बिल्कुल ओपन होते हैं,
चेस्मोगेमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, वो बिल्कुल ओपन फ्लावर्स होते हैं। लेकिन क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं, जो खुलते ही नहीं है, वो डू नॉट ओपन एट ऑल। ऐसे फ्लावर्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल खुलते नहीं है। जैसे ये फ्लावर है, दिस इज ए चेस्मोगेमस, बिल्कुल ओपन है, लेकिन ये वाले क्या है, बिल्कुल क्लोज फ्लावर है। ये क्लिस्टोगेमस कंडीशन, ये चेस्मोगेमस कंडीशन हो गई। अब इन सच फ्लावर्स द एंथ, अब क्लिस्टोगेमस की हम बात कर रहे हैं। इन सच फ्लावर्स क्या है, द एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर्स डिहिसिस इन द फ्लावर बर्ड्स, फ्लावर बर्ड ही तो है क्योंकि ये देखो बिल्कुल बर्ड की कंडीशन में है ये फ्लावर बर्ड। व्हेन द एंथर डिहिसिस इन द फ्लावर बर्ड्स पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पोलिनेशन, बिल्कुल पोलिनेशन हो जाएगा। इसलिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं आर इनवेरिएबली ओटोगेमस है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिस्टोगेमस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ही क्या होता है, ओटोगेमी हो सकती है। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का तो चांस ही नहीं, क्योंकि फ्लावर बड ही ओपन नहीं है, इसलिए सिर्फ ओटोगेमी होती है यहाँ पे, जस्ट इन द सेम फ्लावर। Clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि हमें pollinators की तो जरूरत नहीं हुई, यहाँ पे तो assured है कि seed set बनेगा ही बनेगा, seeds बनेंगे क्योंकि autogamy ही होनी है। अब क्या होता है, क्लिस्टोगेमी के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस की अगर बात करें, हमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है, किसी बाहर पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। गिटनोगेमी, गिटनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब जैसे गिटनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट एक है लेकिन उसके अंदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पोलन ग्रेन जाके लैंड करे। अब जैसे ये कंडीशन देख लेते हैं हम, इसमें क्या होता है, गिटनोगेमी हो रही है। जैसे लगा लो ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, सेम प्लांट है, लेकिन यहाँ के एंथर ने जो पोलन ग्रेन रिलीज की है वो यहाँ के स्टेमन, यहाँ के स्टिग्मा पे भी आके गिर सकते हैं, मतलब फर्टिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे भी, फर्टिलाइजेशन। तो ऑल्थो गिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कैसे है, हमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ से एयर के थ्रू यहाँ पे आके गिरे। फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन क्योंकि इसमें एक पॉलिनेटिंग एजेंट है, लेकिन जेनेटिकली अगर बात करें तो ये बिल्कुल ऑटोगेमी की तरह ही है, क्योंकि यहाँ ये सेम प्लांट है, इसलिए इसका जीनोम होगा, जेनेटिक मेकअप होगा, वो इस फ्लावर का और इस फ्लावर का बिल्कुल सेम होगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जेनेटिकली क्या है, ऑटोगेमी की कंडीशन है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, गिटनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसलिए गिटनोगेमी फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट एयर हो गया, और एयर भी हो गया, और ऐसे भी हो सकता है जैसे इस फ्लावर पे एक बटरफ्लाई आई और बाद में इस फ्लावर पे आ गई, तो ये एक गिटनोगेमी होगी ना इनडायरेक्टली। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, क्योंकि जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं जीनोगेमी की। जीनोगेमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर। जैसे जैसे ये प्लांट है, एक प्लांट और इधर है, अब इस फ्लावर के जो एंथर रिलीज हुए थे एयर के थ्रू दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लाई करते हैं, तो वो कंडीशन हो गई जीनोगेमी। This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different। अब हमने गिटनोगेमी पढ़ी और ऑटोगेमी पढ़ी, दोनों में जेनेटिकली सेम था, लेकिन जीनोगेमी के थ्रू क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलेंस हैं, वो स्टिग्मा पे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, दो एबायोटिक एजेंट हो गए, जैसे विंड है एंड वाटर है, दोनों एबायोटिक एजेंट्स हैं, और एक बायोटिक एजेंट जैसे एनिमल्स हो गए, यूज करते हैं टू अचीव पॉलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। अब ज्यादातर इवोल्यूशन किसको फेवर करता है, बायोटिक एजेंट्स को फेवर करता है। बायोटिक हो गया मतलब एनिमल एजेंट्स को, एनिमल एजेंट्स क्योंकि अब अलग अलग तरह की, जैसे सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट, एक तरह से दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो, जैसे बटरफ्लाई को अपना फूड मिल रहा है और प्लांट का पोलिनेशन वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प मिल रही है, तो इवोल्यूशन बायोटिक एजेंट्स को फेवर कर रहा है।
ओनली a small proportion of plants use abiotic agents का यूज करते हैं. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in wind and water pollination. अब पोलन ग्रेन क्या है, अगर स्टिग्मा भाई पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, ये एक चांस की बात है विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में. एयर करंट इतनी जोर से आएगी भाई वो वहां पे लैंड ही ना कर पाए, या वाटर के थ्रू, मतलब अगर वो लैंड स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स का लैंड होने का चांस यहाँ पे बहुत कम होता है विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में. टू कंपेंसेट फॉर दीज अनसर्टेनिटीज and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. इसलिए जो पोलन का जो नंबर है ना पोलन ग्रेन्स का, वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन. अब हम बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की. पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, क्योंकि विंड क्या है, एबायोटिक ही तो है, एबायोटिक एजेंट है विंड. विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट, अब विंड पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन्स हो वो बिल्कुल हल्के होने चाहिए, लाइट होने चाहिए एंड बिल्कुल नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स में, वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, जो उनके स्टेमन्स होंगे क्या होंगे, वो बहुत वाइडली जो फ्लावर होएगा उसके जो स्टेमन होंगे वो बहुत लंबे लंबे होंगे और वो एक्सपोज होंगे अच्छे से, कि ताकि जैसे ही एंथर बर्स्ट करे तो उनके पोलन ग्रेन्स आसानी से एयर में रिलीज हो जाए, सो दैट द पोलेंस आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स एंड लार्ज ऑफन फेदरी इनका स्टिग्मा होता है वो लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होता है टू इजिली ट्रैप एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स. जैसे ये वाले हैं, ये इन्होंने स्टाइल स्टिग्मा ही दिखा रखा है, ठीक है, ये इनके स्टिग्मा होते हैं, ये लार्ज और फेदरी स्टिग्मा होता है, ठीक है, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, ताकि जो भी एयर के अंदर पोलन ग्रेन्स आए वो फेदरी स्टिग्मा उनको आसानी से कैच कर सके, उनको ट्रैप कर सके. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर क्या है, एक सिंगल ओव्यूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन ईच ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होता है एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड होते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी लाइन, ठीक है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पैक्ड होते हैं. जैसे अब हमें ये कोन का दिखा रखा है, इसके अंदर क्या है, ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स. ये स्टेमन्स क्या हैं, बहुत अच्छे से एक्सपोज करके दिखा रखे हैं ताकि वो आसानी से रिलीज कर सके एनवायरनमेंट के अंदर एंथर्स को. द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट आर स्टिग्मा एंड स्टाइल. यहाँ पे ये वाले रीजन्स क्या हैं, यहाँ पे ये स्टाइल है और ये यहाँ पे स्टिग्मा दिखा रखे इन्होंने, ताकि वो आसानी से उन पोलन ग्रेन्स को कैच कर सके. द विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. ग्रासेस में बहुत ही कॉमनली क्या है, विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है. तो विंड पॉलिनेशन इज कॉमनली सीन इन ग्रासेस. पॉलिनेशन बाय वाटर. अब विंड पॉलिनेशन कवर हो गया है, अब वाटर पॉलिनेशन की बात करते हैं. वाटर पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकोट्स के. अब क्या है, पॉलिनेशन बाय जो वाटर पॉलिनेशन है ना, वो हमें पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कम है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स तो क्या होते हैं, बिल्कुल लैंड प्लांट्स हैं, इसलिए उनमें वाटर पॉलिनेशन का तो चांस ही नहीं है. लेकिन कुछ जेनेरा हैं, जेनस हैं मोनोकोट प्लांट्स के, जहां पे हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है. ये काउंटिंग भी दिमाग में रखना, 30 जेनेरा हैं. As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plants. जैसे alga, bryo and pteridophytes के अंदर तो water pollination का use होता है, लेकिन higher plants जैसे gymnosperms and angiosperms के अंदर air pollination का. It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. इसलिए वो एक specific regions में मिलते हैं bryophytes and pteridophytes जहाँ पे water nearby water बिल्कुल. Some examples of water pollinated plants are, अब क्या है, एक कुछ है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला. ये क्या है, वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर. अब फ्रेश वाटर प्लांट के एग्जाम्पल बताओ मेरे को, तो वो है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस एंड सच एज जोस्टेरा. ये किसका यूज करती हैं, ये वाटर का यूज करती हैं, ठीक है. तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जैसे कि वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर में है, और जो जोस्टेरा है वो क्या है, मरीन में है,
ठीक है। अब क्या है, नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पौधा जैसे पानी के अंदर है तो वो वाटर पॉलिनेशन का यूज करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इन ए मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, आइकोर्निया एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं, एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है और विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है, एज इन जैसे कि लैंड प्लांट्स में होता है नॉर्मली, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली वाला, ठीक है। इनके अंदर क्या है, ये दोनों प्लांट्स क्या है, वाटर के अंदर रहते हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन होता है विंड और इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। इन वेलिसनेरिया में क्या है, जो फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर, अब वेलिसनेरिया में तो वाटर पॉलिनेशन ही होता था ये, लेकिन उसमें भी क्या होता है, इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो वेलिसनेरिया के अंदर है, फीमेल फ्लावर क्या आता है, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, जैसे इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पे एक डायग्राम है, एक मिनट। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड फीमेल फ्लावर्स, जो मेल फ्लावर्स हैं वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेंगे और वो वहां पे आके फ्यूज करेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर, वेलिसनेरिया क्या है, एक वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है। इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे आर, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा लगा लो वाटर सरफेस है, ठीक है, वाटर सरफेस हो गया। अब फ्लावर क्या करेगा, वाटर सरफेस से ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे स्टोक होगी फ्लावर की। इसकी वेलिसनेरिया में क्या होता है, लॉन्ग स्टोक होती है और फ्लावर क्या है, सरफेस के ऊपर है। और अब यहाँ पे क्या है, जो मेल गैमीट्स होंगे वो और पोलन ग्रेन्स वो इस वाटर सरफेस से आके और इसके अंदर यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये होती है वेलिसनेरिया के अंदर कंडीशन। जो पोलन ग्रेन्स होंगे, दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा, ठीक है। और इन अदर ग्रुप के अंदर क्या होता है, जैसे हम मरीन की बात कर रहे थे, सी ग्रासेस, जैसे कि जोस्टेरा सी ग्रासेस है ना, मेरीन सी ग्रासेस जोस्टेरा, इनके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड ही रहता है। जो ये वाटर का सरफेस था, जो फीमेल फ्लावर है वो यहाँ पर ही रहेगा और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो यहाँ पे आके फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो जो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज, हम बात कर रहे हैं जोस्टेरा की, इनके अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो पोलन ग्रेन्स लॉन्ग एंड रिबन लाइक किसके होते हैं, ये जोस्टेरा के होते हैं या फिर वेलिसनेरिया के होते हैं या हाइड्रिला के होते हैं। इनमें कंफ्यूजन से आपको एग्जांपल दिया गया, तो लेकिन ये होते हैं लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं जोस्टेरा में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब क्या होता है, जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि अब देखो कोई चीज पानी के अंदर है तो उसको वाटर से भी तो प्रिवेंट करना होगा ना, तो उसके ऊपर एक क्या होगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी, ठीक है। तो उस कवरिंग के थ्रू वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी वेट एनवायरमेंट से, ठीक है। लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी। Thank you guys. In this video we have covered most of our pollination part, and in the next video we will proceed toward the next topic of the chapter. And thanks for watching. Do like and subscribe my channel, and if any query or doubt you can ask me in comment section. See you soon in the next video. Thank you guys.